मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर चलेगा हमारा 13। देखिए चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय साम्राज्य। क्षेत्रीय साम्राज्य यानी हम पढ़े थे मध्यकाल। मध्यकाल में किस किस क्षेत्र में कौन कौन से राजा थे या उनका साम्राज्य कैसा था, किस तरीके से उनकी जो नीतियाँ थी या फिर किस राजा ने उन पे आक्रमण किया, तो ये सभी हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय साम्राज्य 1 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में दक्कन तथा दक्षिण भारत में शक्तिशाली राज्य अस्तित्व में थे। वे प्राकृतिक मध्यकाल प्रवृत्ति मध्यकाल से भी जारी रहे, लेकिन इनका एक विविधता थी कि प्राचीन काल में विद्या पर्वत श्रेणी राज्यों की सीमाएं निर्धारित करती थी, जबकि पूर्व मध्यकाल में इन पर्वत श्रेणियों की उपस्थिति ने राज्यों के विस्तार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। यह मध्यकाल की समाप्ति को लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मानते हैं। देखिए इसमें हमारा जो मध्यकाल है कहाँ तक माना गया है, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। उस समय उत्तर तथा दक्षिण भारत के लोगों के एकीकरण का काल था। आपसी अंत क्रियाओं तथा सांस्कृतिकों के आदान प्रदान के सफलतापूर्वक लोगों के मध्य संयोजन स्थापित हुआ। देखिए आपने देखा होगा कि जो भारत में है अनेक संस्कृतियां हैं। उत्तर भारत में अलग है और दक्षिण भारत में जो वहाँ की संस्कृति है वो अलग है। तो ऐसी ही उस समय थी। इस समय उत्तर भारत के शासकों में दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करने की इच्छा जागृत हो गई थी, लेकिन उस समय क्या था कि राजाओं का नियंत्रण रहता था और अलग अलग राजा अलग अलग क्षेत्र पर हुआ करते थे, तो वो किसी के जो राज्य होता था उसमें हस्तक्षेप नहीं किया करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो दक्षिण भारत के शासक थे वो उत्तर भारत के शासक आपस में मतलब कि क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे। अपने अधिकार क्षेत्रों पर अधिकार करने की इच्छा को जागृत हो गई थी। दक्षिण भारत में शासक गंगा बेसिन में अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। देखिए गंगा बेसिन हम पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ जाएगा, यानी गंगा के आसपास का जो इलाका है हमारा। ब्राह्मणों को समाज में सामान्य स्थान प्राप्त था और उनके प्रभाव में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मणों को दक्षिण भारत में बसने के लिए बुलावा भेजा गया तथा उन्हें रहने के लिए भूमि एवं करों में छूट दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हो गए। देखिए हुआ क्या, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो दक्षिण भारत के लोग थे वो उत्तर भारत के लोगों को अपने साइड बुला रहे थे, जिससे क्या हो गया, धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा दक्कन यानी दक्षिण में। पूर्व मध्यकाल के दौरान दक्कन के महत्वपूर्ण राज्य निम्न थे। नंबर 1 पे है हमारा राष्ट्रकूट। इस राजवंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। देखिए किसके द्वारा की गई थी, दंती दुर्ग के द्वारा। इनका शासन क्षेत्र आधुनिक महाराष्ट्र के चारों ओर उत्तरी दक्षिण दक्कन में था। इनकी राजधानी आधुनिक सोलापुर के निकट मालखेड़ा थी। इस राजवंश में बहुत से शक्तिशाली शासक हुए, जिन्होंने भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी युद्ध किए। उत्तर में कन्नौज पर अधिकार के लिए राष्ट्रकूटों ने पाल तथा प्रतिहार से कई बार युद्ध किए। दक्षिण में इन्होंने पल्लवों, पांड्यों तथा चोलों का सामना किया। इसके लिए निरंतर युद्ध हानिकारक सिद्ध हुए, क्योंकि धीरे धीरे इनकी शक्तियां क्षीण होती चली गई और अंततः 10वीं शताब्दी में इनके शासन का अंत हो गया। देखिए इसमें बताया गया है कि जो हमारे राष्ट्रकूट थे, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग द्वारा की गई थी, 8वीं शताब्दी में उनका जो शासन का आरंभ हुआ और 10वीं शताब्दी में वो अंत हो गया। राष्ट्रकूट कुशल शासन थे। इनका प्रशासन भी उत्तर श्रेणी का था, लेकिन निरंतर युद्धों से इनके संसाधनों पर प्रभाव पड़ा। ये प्रजा के कल्याण कार्यों को भली प्रकार नहीं कर पाए। राष्ट्रकूट तथा वास्तुकला तथा साहित्य के संरक्षक थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर तथा एलिफेंटा की शिलाकृति गुफाएं इन्हीं की देन है। इन्होंने विभिन्न संप्रदायों जैसे शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म के विकास में भी सहयोग दिया।
राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर भी बल दिया। देखिए इसमें बताया गया है कि जो हमारा फेमस एलोरा की मतलब कि एलोरा का कैलाश मंदिर है वो इन्हीं की देन है। ये पता कैसे चलता है कि ये किस काल में बनी गई, तो जो उस काल में इमारतें होती हैं और जो लिपियां होती है वो लिखी जाती है, तो उससे हमें उस काल के रहन सहन के बारे में, उस काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा यादव। नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य क्षेत्र में यादवों का प्रभाव 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक रहा। इसके पश्चात इनका राज्य खिलजी शासकों के अधिकार में आ गया। देखिए जो यादव थे वो कहाँ पे थे, उनका क्षेत्र कौन सा था, नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य क्षेत्र में। और इनका जो राज्य मतलब कि शासनकाल था वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी यानी 2 शताब्दी तक रहा। नेक्स्ट हमारा जो आता नाम है वो है चालुक्य। ये हमारे वंश थे जिन्होंने जैसे मतलब कि राज्य करते गए। चालुक्य को उत्तर चालुक्य भी कहते हैं। इनका प्रभाव अहोल, बादामी तथा पट्टदकल में था। इन स्थानों पर इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। देखिए जैसे किसी का शासन होता है, किसी में कुछ चीज का निर्माण अधिक होता है, किसी में किस चीज का। इनके जो काल में चालुक्य का जो काल था उसमें मंदिरों का निर्माण अत्यधिक हुआ। अब काकतीय कहाँ पढ़ते हैं। काकतीय राजवंश ने 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के मध्य क्षेत्रों में शासन किया। ये साहित्य व धर्म के संरक्षक थे। इनके शासन का अंत दिल्ली सुल्तानों द्वारा पराजित होने पर हुआ। मार्को पोलो ने इनके राज्य का भ्रमण किया था तथा इनके बारे में भी लिखा था। इन्होंने लिखा है काकतीय शासन शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म के संरक्षक थे। देखिए इसमें 3 धर्म बताए गए हैं। कौन कौन सा, एक तो वैष्णव धर्म, शासक शैव, वैष्णव और जैन धर्म। उस काल में ये 3 धर्म के बारे में इन्होंने इनका संरक्षण किया। अब नेक्स्ट है हमारा होयसल। होयसल ने आधुनिक कर्नाटक में शासन किया। 14वीं शताब्दी के में अंततः दिल्ली सुल्तानों ने इन्हें पराजित कर दिया। देखिए 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, इनको पराजित कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्य निम्न हैं। पहला है पल्लव। देखिए दक्षिण भारत के, ये दक्कन की बात कर रहे थे, अब हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि पल्लवों पर सातवाहनों का आधिपत्य था। सातवाहनों के पतन के साथ पल्लवों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इनकी राजधानी कांची थी। कांची जो इस समय पाकिस्तान में है। शायद समय के साथ इन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना शादी पाकिस्तान में नहीं है कांची। हालांकि चोलो, चालुक्य, चेरो तथा पांड्यों के साथ इनके निरंतर युद्ध होते रहे। अंततः 9वीं शताब्दी में चोलों ने इन्हें पराजित कर दिया। इनके शासन का अंत हो गया। पल्लवों की कला व वास्तुकला में विशेष रुचि थी। महाबलीपुरम में स्थित शैलाकृति मंदिर इन्हीं की देन है। कांची के मंदिरों की शोभा भी बहुत उत्तम है। पल्लवों के राज्य के अन्य सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों में भी रुचि दिखाई। मंदिर अनेक क्रियाकलापों के साथ साथ शिक्षा व संस्कृति के केंद्र भी थे। देखिए इसमें बताया गया है उस समय भी मंदिरों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। जो मंदिर होते थे वे शिक्षा के केंद्र के साथ साथ संस्कृति के केंद्र भी थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।